हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। आज हम क्लिनिकल फार्मेसी में डिस्कस करेंगे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, जो कि लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, लेक्चर 4 में। आज हम डिस्कस करेंगे ADR, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, दैट इज लेक्चर 5। व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? Undesirable, unwanted effect of any drug that occurs when used at any usual clinical conditions. अब कोई भी ड्रग हम लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारी बॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कोई रैश वगैरह हो गया, जो भी हमारा साइट ऑफ इंजेक्शन वगैरह जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, फीवर हो गया, ये सब एक ADR होते हैं। कुछ होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, लाइक 1-2 आवर्स के लिए रश एंड ऑल। फीवर है जो 2 डेज तक रहा, 1 डे रहा। बट कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, जो डेथ भी कॉज कर सकती हैं, तो उन ड्रग्स को हमें स्टॉप भी करना पड़ता है। ADR जो होता है हार्मफुल रिएक्शन होता है दैट अकर्स ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन। जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं उसके बाद जो हार्मफुल इफेक्ट आता है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो ड्रग हमें विद होल्ड करनी पड़ती है, कुछ कंडीशंस में हम ड्रग विद होल्ड करेंगे, लाइक हम 24 आवर्स के लिए ड्रग को हम स्टॉप कर देंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से रीचैलेंज करेंगे, दोबारा से रीएडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, और फिर देखेंगे कि दोबारा से वो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। डोज एडजस्टमेंट, जैसे हम पहले पेशेंट को हम क्या कहते हैं ड्रग दे रहे हैं ट्वाइस अ डे, तो हम उसको वंस अ डे कर देंगे। या फिर डोज अगर हम हाई डोज दे रहे हैं, 500 mg दे रहे हैं, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, डोज को हाफ टैबलेट देंगे। ऐसे ड्रग विड्रॉल, जैसे कोई कंडीशंस के अंदर जो रिएक्शन है बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, डेथ को कॉज करने वाला है, हमारा हियरिंग इश्यू आ रहा है कोई, तो उस केस में हमें ड्रग को इमीडिएट विड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब ADR की डेफिनेशन एज पर WHO: any response to a drug which is noxious and unintended and which occurs doses normally used in men of prophylaxis, diagnosis or for therapy of disease. As per WHO, कोई भी रिएक्शन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी ड्रग को लेने के बाद, जो रिस्पॉन्स देगी, वो या तो हार्मफुल होगा या अननेसेसरी होगा, जो हमें ज़रूरत नहीं है बट वो फिर भी रिएक्शन हो रहा है। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के अंदर प्रोफिलैक्सिस डायग्नोसिस, लाइक प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए, बट वो डिसीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, हमें एक नया ही डिसीज़, नया ही आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारे थेरेपी ऑफ डिसीज़ हमारे डिसीज़ को क्योर ही नहीं कर रहा है, तो वो एक ADR ही है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ ADR। ADR कब होता है? फेल टू टेक करेक्ट डोज, लाइक हमें प्रिस्क्राइब की गई थी 500 mg डोज लेनी है, पर हम हाफ टैबलेट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ADR आ सकता है। ओवरडोज, लाइक डोज हमें लेनी थी वंस अ डे, बट हम उसको ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे ले रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं, तो ओवरडोज का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक और केमिकल रिएक्शन, अब कोई एलर्जी भी हो सकती है, लाइक रेडनेस हो सकती है हमारे हैंड्स लेग्स पे, रैशेज वगैरह हो सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती है, ड्रग की इंट्रैक्शन हो सकती है, कोई हम प्रीवियस ड्रग ले रहे हैं उसके साथ वो न्यू ड्रग इंट्रैक्ट कर सकती है, या फिर ड्रग फूड इंट्रैक्शन भी हो सकती हैं, फूड और ड्रग की भी हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ADR। जो ADRs होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो है डिपेंडिंग ऑन ऑनसेट ऑफ इवेंट। अब जो रिएक्शन हो रहा है डिपेंड ऑन द इवेंट, कितने टाइम के लिए हो रहा है। जैसे एक्यूट है वो 60 मिनट्स के विद इन हो जाएगा। सब एक्यूट जो रिएक्शन होगा वो 1 to 24 आवर्स के बीच में होगा। लेटेंट एक्शन जो कि 2 डेज के बाद, अब लाइक ड्रग हमने आज ली है बट हमें जो रिएक्शन है वो 2 दिन के बाद शो हो रहा है, तो दैट इज अ लेटेंट एक्शन। सेकेंड इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे 2 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट इज रॉलाइंस एंड थॉमसन क्लासिफिकेशन, जो कि 1991 में थी। उसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, तो इनको हम पहले इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे, फिर इन ब्रीफ इन सब दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टाइप 1, टाइप A जिसे कहेंगे एग्यूमेंटेड रिएक्शन, टाइप B बिजारे रिएक्शन, टाइप C chronic reaction, टाइप D delayed reaction, टाइप P end of treatment।
अब हम बात करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, इसमें आएगी विल्स एंड ब्राउन क्लासिफिकेशन। तो टाइप ए आएगा इसमें। टाइप ए से लेकर ई तक तो सेम ही होंगे जो रॉनलाइंस एंड थॉमसन क्लासिफिकेशन में, बट उसके अलावा एफ जी एच यू ये नए हैं। जिसके करेंगे टाइप एफ इज फेलियर ऑफ ड्रग, जी इज जीनोटॉक्सिसिटी, एच इज हाइपर सेंसिटिविटी, यू इज अनक्लासिफाइड। अब इन सबको ए टू यू को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद एग्जांपल्स फर्दर। अब थर्ड है बेस्ड ऑन सिवियरिटी। माइनर रिएक्शन जिसके अंदर में कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मॉडरेट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमें प्रिकॉशन करने की जरूरत होती है। सिवियर रिएक्शन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो हमारी लाइफ को हार्म कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। लीथल जो डेथ कॉज कर देगा रिएक्शन, तो उसको तो हमें रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। फोर्थ इज डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कुड टेक प्लेस इन एनी पेशेंट और इन स्पेसिफिक सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। अब इसमें दो तरह के हैं, जो रिएक्शन दैट माइट अकर इन एनी वन, जैसे ड्रग ओवरडोज। कोई इंसान है ड्रग बहुत ओवरडोज कर रहा है तो उसको रिएक्शन हो सकता है। कोई ड्रग का साइड इफेक्ट है कि वो वॉमिटिंग कॉज करेगा ही, नॉजिया कॉज करेगा ही। कोई ड्रग इंटरेक्शन है, कोई प्रीवियस ड्रग के साथ रिएक्शन शो करेगा, किसी पर्टिकुलर फूड के साथ रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन दैट अकर्स इन सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स। ये कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के अंदर ही होगा। ड्रग इंटॉलरेंस, कुछ पेशेंट्स होते हैं ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर ड्रग इंटॉलरेंस हो सकती है। ड्रग एलर्जी, अब कुछ पेशेंट्स को पहले से ही एलर्जिक टू किसी ड्रग से के साथ हो सकते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें वो सेम ड्रग दोबारा से उसको एडमिनिस्टर नहीं करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज ड्रग एंडोस्क्राइनेसी। नेक्स्ट इज सूडो एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ सूडो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं कि एकदम से हुई और हमें पता भी नहीं चला, कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट लीव करके चले गए हमारी बॉडी के अंदर। फिफ्थ इज अदर रिएक्शंस। कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ फोटो सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकते हैं, कुछ ड्रग डिपेंडेंस की हम उस ड्रग के लिए हैबिचुअली हो जाए कि हमें ड्रग लेनी ही लेनी है। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, कुछ ड्रग्स के साथ कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमने ड्रग ली और उसके बाद वो उसने कोई एक नया ही डिसीज कॉज कर दिया हमें। नेक्स्ट इज ड्रग विड्रॉवल। अब ड्रग विड्रॉ करने के बाद कुछ हमें इफेक्ट्स, सिम्टम्स, साइंस शो हो रहे हैं वो। टेरिटोजेनेसिटी, कुछ हमारे जीन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो हमें तो बाद में ही पता चलेगा। म्यूटेनोजेनेसिटी, कोई म्यूटेशन कॉज हो गई। कार्सिनोजेनेसिटी, कोई कैंसर कॉजिंग एजेंट। को क्लासिफाई करेंगे इन डिटेल, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन द सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लीथर। अब माइल्ड के अंदर क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एंटीडोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लॉन्ग ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑपोइड्स कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन, एंटीहिस्टामिन्स कॉजिंग सम ड्राउजीनेस। सेकेंड इज मॉडरेट, स्पेसिफिक और चेंज इन एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट में चेंज रिक्वायर्ड होता है, या हमें ड्रग को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, डोज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक 500 mg ले रहे हैं तो उसकी जगह हम हाफ टैबलेट लें, तो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है इसमें। अब जैसे हम नसेड्स ले रहे हैं तो नसेड्स की वजह से क्या कहते हैं, हमें हाइपरटेंशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है इसके अंदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, उसकी वजह से हमें वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया। सिवियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, तो इसके अंदर हमें ड्रग को डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अब लाइक एग्जाम्पल है इसका एस इनहिबिटर्स हैं, वो एंजियो एडिमा कॉज कर सकते हैं। फिर फिनोथायाजाइंस हैं जो एबनॉर्मल हार्ट रेट कॉज कर सकता है, तो हमें इस केस में सिवियर में ड्रग को स्टॉप करना ही पड़ेगा। अब लीथल है जो कि डेथ कॉजिंग है, जो पेशेंट को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हार्म करेगा, पेशेंट को डेथ कॉज कर रहा है। तो जैसे इसका एग्जांपल है ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स की जो हम ओवरडोज कर रहे हैं, बहुत एक्सेस में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है। फिर हम एसिटामिनोफेन की ओवरडोज कर रहे हैं, तो उससे हमारा लीवर फेलियर भी हो सकता है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, रॉलेंस एंड थॉमसन क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर 1991 में। अब इसमें 5 टाइप्स होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। टाइप ए एग्यूमेंटेड रिएक्शन,
ये बहुत कॉमन होती हैं, डोज रिलेटेड होती हैं, और ये रिजल्ट होता है ऑफ अ ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन, और हम इजीली इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और लो मॉर्बिडिटी होती है, लो मोर्टालिटी होती है। लो मॉर्बिडिटी की डिसीज़ रेट बहुत कम होता है, और लो मोर्टालिटी इज़ डेथ रेट भी बहुत कम होता है, और इनका लो थेरापेटिक इंडेक्स होता है। तो इसका एग्जाम्पल है नोजिया फ्रॉम डिजॉक्सिन, ब्लीडिंग फ्रॉम वॉर्फरिन। टाइप 2 इसे कहते हैं बिजारे रिएक्शन। ये इनको हम आइजोसाइक्रेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये अनकॉमन भी होती हैं, और ये डोज रिलेटेड नहीं होती हैं, और इनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और कोई ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी शो नहीं करती हैं, और इनकी हाई मॉर्बिडिटी होती है और हाई मोर्टालिटी होती है। लाइक डिसीज़ भी बहुत हाई रेट से कॉज करेंगी, और डेथ भी बहुत हाई रेट से कॉज करेंगी। तो इनका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कॉजेज एंटीफिलैक्सिस। Second is hepatotoxicity due to the paracetamol. Third is tinnitus caused by aspirin. अब नेक्स्ट इज टाइप सी क्रॉनिक रिएक्शन। अब ये अक्कर होती हैं कि हम कॉन्टिन्यूस टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। ये अनकॉमन होती हैं, और ये रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव ड्रग यूज से भी हो सकते हैं। जैसे हम काफ़ी टाइम तक क्रॉनिक कंडीशंस, कोई हमारी बहुत टाइम से लंबी डिसीजेस चल रही हैं, उनके लिए ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट है, एग्जाम्पल है इसका नेफ्रोपैथी ड्यू टू यूज ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। सेकेंड है क्रॉनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कॉजिंग प्रेडेटिव डाइकाइनेसिया। थर्ड इज continuous use of high dose glucocorticoids therapy using osteoporosis। फिर टाइप डी हैं जो कि डिलेड टाइप रिएक्शंस होती हैं, जो बहुत टाइम बाद रिएक्शन शो होता है, जैसे कि टेरिटोजेनिसिटी हो गया, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो गया, डिलेड ऑनसेट एक्शंस होते हैं इनके। एग्जाम्पल है इनका फिनोटाइन कॉजिंग फीटल डायहाइड्रोटाइन सिंड्रोम, टेट्रासाइक्लिन कॉजिंग टीथ malformation and discoloration of teeth। लाइंस एंड थॉम्सन क्लासिफिकेशन का ई इज एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत अनकॉमन होता है, अकर्स सून आफ्टर ड्रग विड्रॉ। अब हमने अपना ट्रीटमेंट का एंड कर लिया कि लाइक हाँ हम पहले किससे रिकवर्ड हो चुके हैं इस डिसीज से, अब उसके बाद जो रिएक्शन कॉज होता है, जैसे ऑपॉइड विड्रॉ करने का सिंड्रोम हो सकता है एग्जाम्पल इसका। अक्रेंस ऑफ सेकेंडरी मैग्लाइनेसी आफ्टर सक्सेसफुल कीमोथेरेपी हो सकता है। ट्रैकिकार्डिया ऑन सडन विड्रॉ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बीटा एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकेज। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है इसमें वेल्स एंड ब्राउन क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर। इसमें भी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ, टाइप जी, टाइप एच, टाइप यू तक 9 टाइप्स होती हैं। तो अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप ए इज सेम आर्ग्यूमेंटेड रिएक्शन। ये फार्माकोलॉजिकल ये रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ड्रग रिलेटेड होता है, इम्प्रूव्स जब हम ड्रग को विड्रॉ करते हैं। तो एग्जांपल है इसका हाइपोग्लाइसीमिया विद सल्फोनाइल यूरियास, ब्रेडिकार्डिया विद बीटा ब्लॉकर्स। सेकेंड इज बिजारे रिएक्शन। बिजारे रिएक्शंस ये इन्वॉल्व करता है रिएक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। फार्माकोलॉजिकली इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव होता है जब हम ड्रग विड्रॉ करेंगे। तो इसका एग्जांपल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूजिंग ओरल थ्रश। सेकेंड डेंटल कैरीज विद शुगर coated tablet. Third is resistance due to overuse of any antibiotics. टाइप सी इसको हम कहेंगे क्रॉनिक या केमिकल रिएक्शन। तो ये रिलेटेड है कोई भी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशंस के साथ हो सकता है। ये इरिटेट रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और इसका एग्जांपल है एक्स्ट्रा वेसिसेशन रिएक्शन फेनबाइट्स। फोर्थ इज टाइप डी डिलेड टाइप रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की उसके कुछ टाइम बाद जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, ये इम्प्रूव हो सकता है ड्रग को विदड्रॉ करने की वजह से करने के बाद, या फिर हम मेथड ऑफ डिलीवरी चेंज करें ड्रग का। तो इसका एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन अराउंड इम्प्लांट एरियाज। सेकेंड इज इन्फेक्शन एट साइट ऑफ इंजेक्शन। थर्ड tablet lodgings in the throat, inhaling the dust cap of the inhaler. Next, cough after using any dry powder inhaler. Fifth is type E, end of treatment. ये हम फार्माकोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं,
अब बिगिंस होता है जब हम मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं या डोज को हम रिड्यूस करते हैं, और ये इम्प्रूव हो जाएगा जब हम मेडिसिन को दोबारा से रीटेक करेंगे। तो इसका एग्जांपल है विड्रॉवल रिएक्शन ड्यू टू यूज ऑफ ऑपोइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स, क्लोनिडाइन और बीटा ब्लॉकर्स। टाइप एफ, दैट इज फेमिलियर रिएक्शन और फेलियर ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होता है, अकर होता है या तो जेनेटिकली या प्रीडिस्पोज्ड फैक्टर होते हैं। तो इसका एग्जांपल है hemolytic anemia with primaculin in glucose 6-phosphate dihydrogenase deficient individuals. Type G is genotoxicity. ये भी कोई भी जेनेटिक डैमेज की वजह से हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है टेरोटोजेनस एजेंट लाइक थैलोमाइड causing genetic damage to the fetus. Type H, hypersensitive, requires activation of immune system, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका एक्टिवेशन की वजह से होता है। इम्प्रूव होगा जब हम मेडिसिन को विड्रॉ कर देंगे। इसका एग्जांपल है एनाफिलैक्सिस विद पेनिसिलिन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन विद एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, फोटो एलर्जी, एक्यूट एंजियोएडिमा। फिर लास्ट है 9th इज टाइप यू, दैट इज अनक्लासिफाइड। इनका जो मैकेनिज्म होता है वो अंडरस्टूड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं टेस्ट डिस्टर्बेंस विद सैमी वालसाटन ड्रग की वजह से। सेकेंड इज नोजिया एंड वॉमिटिंग विद गैशियस एनेस्थेटिक। थर्ड इज मस्कुलर एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैमवालसाटन ड्रग। अब जैसे कि हमें पता चल ही गया कि एडीआर की टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके टाइप्स और उनके एग्जांपल्स को, हर टाइप के एग्जांपल हमें याद होना चाहिए। जैसे हमने तीनों डिस्कस कर लिया है, एडीआर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवेरिटी, सेकंड रॉ लाइंस एंड थॉमसन क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर, थर्ड वाज विल्स एंड ब्राउन क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर। तो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडीआर मॉनिटरिंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई नेचर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एडीआर, कि क्या नेचर है उस एडीआर का, क्या और क्या फ्रिक्वेंसी है, किस रेट से वो एडीआर कॉज हो रहा है। सेकेंड इज असिस्ट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, साइंटिस्ट एंड कंज्यूमर सोसाइटी, कि जितने भी क्या कहते हैं हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी साइंटिस्ट्स वगैरह हैं और जो भी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन सबको अवेयर करना सो दैट जो हमारा एडीआर है वो मिनिमाइज हो जाए। सेकेंड इज डिलीवर अपडेट, सबको अपडेट करना अबाउट ड्रग सेफ्टी इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज स्प्रेड इंफॉर्मेशन, दैट इज एजुकेशन प्रोग्राम्स कंज्यूमर्स के लिए, जो भी ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको बताना कि क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है। नेक्स्ट इज फाइंड रिस्क फैक्टर्स, हमें रिस्क फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि क्या डिसीज़ की जो भी एडीआर कॉज हो रहा है उसकी क्या सिवेरिटी है, क्या उसका इंसिडेंस रेट है, हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एडीआर मॉनिटरिंग। अब एडीआर मॉनिटरिंग करने के जो बेनिफिट्स हैं, दैट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ड्रग कितनी, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी ड्रग सेफ है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब कोई भी एडीआर वगैरह कॉज हुआ तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, उसको क्योर कैसे करेंगे, ड्रग को हमें विद होल्ड करने की ज़रूरत है या फिर हमें ड्रग का इमीडिएट विड्रॉवल करना है या हमें रीचैलेंज करना है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट इज डिटरमाइन एडीआर अकरेंस, तो किस रेट से एडीआर अकर हो रहा है तो वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर टीम, पेशेंट, फार्मासिस्ट एंड नर्स। तो अब जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो एडीआर डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि हाँ ये पेशेंट को एडीआर हो रहा है इस ड्रग की वजह से या कुछ प्रीवियस ड्रग की वजह से। तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हेल्थ केयर टीम होती है, पेशेंट होता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्स होता है, सबको हमें अवेयर करना होता है अबाउट द ड्रग के इफेक्ट्स को, और स्प्रेड अवेयरनेस करनी होती है अबाउट द एडीआर। कोई भी नया एडीआर है
तो उसके बारे में हमें बताना होता है कि हाँ ये ड्रग एडीआर कॉज कर रही है, तो हमें ये ड्रग पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ एडीआर। अब हम एडीआर किस केसेस में डिडक्ट करते हैं? फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैविंग, अब जो पेशेंट जिनको मल्टीपल डिसीजेज हैं, लाइक हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, कोई अदर सीकेडी इश्यूज भी हैं, तो उस केस के अंदर हमें एडीआर डिडक्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज टेकिंग मल्टीपल मेडिसिन। अब पॉलीफार्मेसी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट काफ़ी मेडिसिन ले रहा है एक टाइम पे, कि वो डायबिटीज़ की भी ले रहा है, हाइपरटेंशन की भी ले रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म की भी ले रहा है, तो उस केस के अंदर भी हमें एडीआर चेक करना होता है। नेक्स्ट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ एडीआर। अब कोई पेशेंट जिसको पहले से ही किसी ना किसी ड्रग की वजह से एडीआर होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम किडनी और लीवर डिसीज। अब कोई पेशेंट है किडनी डिसीज का है और लीवर डिसीज का है, तो उस केस में भी हमें एडीआर डिडक्ट करते रहना होता है। फिर है पीडियाट्रिक और जेनरेटिक पेशेंट। अब जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी हमें ध्यान रखना होता है कि कोई एडीआर वगैरह नहीं होना चाहिए। एडलरी पेशेंट्स के अंदर भी हमें चेक करते रहना चाहिए। अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। अब जो पेशेंट लॉन्ग स्टे पेशेंट है, मल्टीपल डिसीज के साथ है, तो उसका हॉस्पिटल स्टे लॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके अंदर भी हमें डेली बेसिस पे चेक करना होता है कि कोई मेडिकेशन एडीआर तो नहीं कॉज कर रही है। पेशेंट ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ लो थेरेपेटिक इंडेक्स। अब जो पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स काफ़ी लो है, तो उस चीज़ के लिए हमें चेक रखना है। पेशेंट विद एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट। अब जो पेशेंट के जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी उसका रिजल्ट है, वो काफ़ी एबनॉर्मल है, तो उस केस के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हाँ अब हमने उसको मेडिकेशन दी है, तो उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं, टेस्ट की जो वैल्यू है, वो नॉर्मलाइज हुई या नहीं हुई है, या अभी भी एबनॉर्मलिटी शो हो रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इज डिडक्शन मेथड ऑफ एडीआर। अब एडीआर को हम डिडक्ट कैसे करते हैं, तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज प्री मार्केटिंग स्टडीज, सेकेंड इज पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज, थर्ड इज असेसिंग कैजुअलिटी, फोर्थ कम्युनिकेशन एडीआर्स, फिफ्थ इज पोस्टल सर्वे मेथड। तो अब इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्री मार्केटिंग स्टडीज। तो जो प्री मार्केटिंग स्टडीज होती हैं वो एनिमल पे स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम कार्सिनोजेनिसिटी हम देखते हैं, कैंसर कॉजिंग कोई एजेंट तो नहीं है, टेरिटोजेनेसिटी कोई टेरिटोजेनेसिटी तो कॉज नहीं हो रही है, जीन्स की म्यूटेशंस तो नहीं हो रही, म्यूटेजेनेसिटी चेक करते हैं। तो ये 3 फेसेस में होती है, लाइक फेज 1, फेज 0, 1, 2, 3। तो जो फेज 0 होता है, जिसके अंदर हम मैक्सिमम डोज जो देते हैं वो 100 मिलीग्राम डोज देते हैं। फिर जो फेज 1 ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर हम लो डोज देते हैं, लो पॉपुलेशन में होती है, 20 to 80 पीपल्स में चेक करते हैं। फिर फेज 2 में जो होते हैं उसके अंदर एफिकेसी एंड सेफ्टी चेक करते हैं, जो 100 to 500 पीपल्स में होती है। और फेज 3 जिसमें हम सेफ्टी और टॉलरेंस लेवल चेक करते हैं, जो 500 to 3000 पीपल्स में होती है। तो जब भी कोई मार्केट में ड्रग आनी होती है, तो उससे पहले जो हम एनिमल स्टडीज़ करते हैं, तो उसी के बिहाफ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो जब हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है वो किसको होती है? MAA, दैट इज मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, जो हम फाइल करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ADR की जो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन जो 0.5 से लेकर या 1.0 तक हो, तो वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। अब जब भी ड्रग मार्केट में आ जाती है, उसके बाद जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग के जो भी रिस्क होता है, और हम डेली बेसिस पे सारे हॉस्पिटल से, सारे जो भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उन सब से डाटा कलेक्ट करते हैं हर मंथली, और चेक करते हैं कि जो हमने मार्केट में ड्रग लेकर आए हैं, जो न्यू ड्रग है, तो उसका जो हमने रिजल्ट्स फाइंड करे थे वही रिजल्ट्स मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही रेट पे कॉज हो रहा है, तो उस ड्रग का हम इमीडिएट विड्रॉवल भी करा सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी ड्रग है काफ़ी हार्मफुल है, लाइफ थ्रेटनिंग ADR कॉज कर रही है, तो उसका इमीडिएटली विड्रॉन मार्केट से हो सकता है। थर्ड इज असेसिंग कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या? एक रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्रग और द सस्पेक्टेड रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम? ADR, जो भी ADR कॉज होता है, तो उसकी असेसमेंट चेक करते हैं। अब उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं? पेशेंट की डेमोग्राफिक्स, पेशेंट का नेम, एज, डिसीज, डायग्नोसिस, मेडिकेशंस, कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहा है वो सारी नेम मेंशन करते हैं। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि लाइक 1 आवर तक रहा, 2 डेज तक रहा, 3 डेज तक रहा।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शन, अब क्या जो हमने ट्रीटमेंट दिया उससे वो रिएक्शन स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, तो ये सब चेक करते हैं। उसके बेसिस पे हम कैजुअलिटी को असेस करते हैं। फोर्थ इज कम्युनिकेटिंग एडीआरस। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स हैं पेशेंट को रैशनल जाएं, सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रेन करते हैं अपने स्टाफ को कि टाइमली मेडिकेशंस दी जाए पेशेंट को। कोई भी और ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स का हम सेटअप करते हैं जिससे भी कोई भी एडीआर हो कुछ भी हो तो वो पर्सन उसको इन्फॉर्म करे कि हाँ ये ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हो तो ये कम डोज देनी चाहिए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज कर रहा है, कुछ भी कॉज कर रहा है। पेशेंट को काउंसलिंग करनी है अबाउट द ड्रग कि किस टाइम पे लेनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या एडीआर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। फिफ्थ इज पोस्टल सर्वे मेथड। इट कंप्राइज स्पेसिफिक ड्रग रिलेटेड क्वेश्चनर्स। इसमें क्या होता है, ड्रग रिलेटेड क्वेश्चनियर्स होते हैं तो यूज्ड फॉर एडीआर मॉनिटरिंग ऑफ न्यू ड्रग। कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में आई तो उसके लॉन्च होने के 1-2 साल तक ना हम डेली बेसिस पे एक क्वेश्चनर इंक्वायरी पुटअप करते हैं। तो उसके अंदर जो भी ड्रग होती है उस ड्रग का नेम, उसकी जो भी यूसेज हो रही है कि कितनी यूसेज हो रही है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, इस पर्टिकुलर एरिया में, और उसकी जो डोज है और कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं उनको हम ये सेम ड्रग दे रहे हैं, तो उसके जो भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्योर है तो कितनी रेट से हाँ ये डिसीज इफेक्ट शो कर रही है, क्या इसका इंसिडेंस है, ये सब हम चेक करते हैं। अगर लगता है कि हाँ उस 1-2 साल के बीच के अंदर कि हाँ काफ़ी ड्रग साइड इफेक्ट कॉज कर रही है तो ड्रग विड्रॉवल भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर। अब एडीआर को हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं रिपोर्ट एडीआर रिपोर्ट करने के, हम इसे एवेल्यूएट करते हैं सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग, जिससे हम सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग का बताते हैं कि हाँ ये ड्रग सेफ है या नहीं है, कि इसका विड्रॉवल रिक्वायर्ड ही है। नेक्स्ट इज कि अपडेट ड्रग सेफ्टी, कि हाँ ये ड्रग 99% रिजल्ट शो कर रही है। नेक्स्ट इज एवेल्यूएट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ एडीआर। हम चेक करते हैं कि कितना एडीआर ये कॉज कर रही है, लाइक 5% है, 2% है, कोई लीथल तो नहीं है, सिवियर तो नहीं है, अगर सिवियर और लीथल है तो ड्रग विड्रॉवल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज इंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को। तो पेशेंट की सेफ्टी को हम कैसे रिकॉल करेंगे और सेफ्टी को कैसे हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा ही साइड इफेक्ट कॉज कर रही है तो उस बैच का रिकॉल होना चाहिए, या फिर मार्केटिंग ऑथराइजेशन उस कंपनी की रिकॉल हो जानी चाहिए, या फिर हम क्या करें एडवांसिंग इंसर्टिंग पैकेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारी ड्रग्स के साथ ना जो कॉस्टली ड्रग्स होती हैं और कोई न्यू ड्रग्स होती हैं तो उसके साथ ना लीफलेट्स होते हैं, तो उस लीफलेट्स में लिखा होता है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे हमें ड्रग लेनी है, सारा कुछ मेंशन होता है उसके अंदर। तो ये अगर हम इंसर्ट करेंगे उसके साथ देंगे हर ड्रग के साथ तो उससे पेशेंट भी अवेयर होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी अवेयर होंगे कि हाँ ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये पेशेंट को हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी थिंग। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग। अब हम एडीआर रिपोर्ट करते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट, हु कैन रिपोर्ट द एडीआर। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गए, और कोई नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक पेशेंट हो गया, कंज्यूमर हो गया, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है इसको। अब हमें रिपोर्ट कब करना है, व्हेन टू रिपोर्ट, या तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, या सीरियस या डेथ इवेंट है कोई जिससे कि बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट हुआ, डेथ कॉज हो गई, तो वो हमें विद इन 7 days करना ही करना है। कोई नॉन सीरियस रिएक्शन है तो हम उसको विद इन 30 days क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट टू रिपोर्ट। अब हम इसमें रिपोर्ट क्या क्या करेंगे, जितने भी एडीआर होते हैं चाहे वो सीरियस हो चाहे नॉन सीरियस हो। अब एडीआर रिलेटेड टू ड्रग एडीआर हो, ड्रग रिएक्शन हो, कोई ड्रग फूड रिएक्शन हो, तो हम कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं दोनों में से। कोई ओवरडोजिंग हो गई हो, कोई मेडिकल एरर कॉज कर रहा हो। नेक्स्ट, हाउ टू रिपोर्ट। अब इसको हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, या तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म होता है उसको फिल करेंगे, या फिर टोल फ्री नंबर होता है जिसमें हम 9 to 5 के बीच में कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 1800-180-3024 पे, या फिर ऑफिशियल साइट्स होती हैं www.ipc.in, www.cdso.com, या फिर विजिफ्लो डाटाबेस होता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स के लोग अपने डाटा को या जो भी फार्मा कंपनीज होती हैं
अपने डाटा को एडीआर को रिपोर्ट करती हैं। लास्ट इज व्हाट हैपन्स टू द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब जो भी हमने एडीआर रिपोर्ट कर दिया है तो उस सबमिटेड इन्फॉर्मेशन का क्या होता है। तो जो भी एडीआर रिपोर्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं AMCS सेंटर्स, जो कि UMC स्केल कैजुअलिटी असेसमेंट करते हैं डाटा की। फिर जो भी डाटा हमारा एनालाइज हो जाता है तो वो NCC होता है, दैट इज नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर विद एडीआर डाटाबेस के साथ। फिर जो भी हमारा डाटा होता है ना उसको हम लास्टली एग्जामिन करते हैं और उसे भेज देते हैं टू द ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस डाटाबेस, जो कि स्वीडन के अंदर है, जिसका नाम है WHO उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, दैट इज UMC सेंटर। फिर लास्ट में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बेस्ड होती है किस पे, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं पूरे साल भर, सारे हॉस्पिटल्स का डाटा, सारे कंपनीज का डाटा, जो भी एडीआर वगैरह है वो सब चेक करते हैं। फिर हम उसमें से कैलकुलेट करते हैं कि बेनिफिट कितना है, कितना रिस्क है, तो बेनिफिट रिस्क रेशो निकालते हैं। तो देखो अब एक लाइव एग्जांपल है यहाँ पे, एडीआर फॉर्म जो मैंने फिल किया और उसको फिर रिपोर्ट किया एट द विजिफ्लो। सो सी हियर दैट इज सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, जो कि हम विजीफ्लो डाटाबेस पे अपलोड करते हैं। तो इनिशियल्स डालते हैं पेशेंट के पहले, तो हम पेशेंट का फुल नेम नहीं लिखते, इनिशियल्स के अंदर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे R.L लिख दिया। पेशेंट की एज मेंशन करेंगे, पेशेंट का जेंडर टिक करेंगे, पेशेंट का वेट अगर हमें पता है तो हम वो लिखेंगे, नहीं पता है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर इवेंट, ये रिएक्शन किस डेट को हुआ, स्टार्ट डेट ऑफ द रिएक्शन, फिर स्टॉप डेट ऑफ द रिएक्शन। अब फिर हम थोड़ा सा केस नरेट करेंगे कि पेशेंट को एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो लाइक यहाँ पे क्या हुआ था, पेशेंट हैड एपिसोड ऑफ इचिंग, रैश, व्हील्स, फ्लेयर्स ऑन हिज लेफ्ट आर्म आफ्टर ड्रॉटन इंजेक्शन। द पेशेंट्स हार्ट रेट ड्रॉप्ड एंड BP इंक्रीज्ड। सो अब इसके अंदर पेशेंट का क्या क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 12th नंबर पे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स पुट करेंगे, लाइक पेशेंट का BP कितना है, टेम्परेचर कितना है, हार्ट रेट कितना है, RBS कितना है। फिर उसके बाद देखेंगे जो पेशेंट आया किस प्रॉब्लम के साथ था, पेशेंट की जो हिस्ट्री थी, जैसे लेफ्ट फ्लैंक पेन था। अब जो रिएक्शन है उसके सीरियसनेस क्या है, अगर येस है तो क्या है, डेथ कॉजिंग तो नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, हॉस्पिटलेशन प्रोलॉन्ग तो नहीं हुई है, कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हुई है, डिसेबिलिटी तो नहीं हुई है, या फिर अदर मेडिकल इंपॉर्टेंट, उसको टिक कर देंगे। फिर ओवरकम में जैसे रिकवर्ड, पेशेंट रिकवर्ड हो गया तो उसको हम टिक करेंगे, हाँ रिकवर्ड है, या फिर रिकवरिंग है तो रिकवरिंग पे टिक करेंगे, नॉन रिकवर्ड तो नॉन रिकवर्ड पे टिक करेंगे, फैटल है तो फैटल पे, रिकवर्ड विद सिक्वेंस उस पर टिक करेंगे अगर अननोन हमें नहीं पता। फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन है सस्पेक्टेड मेडिकेशन, किसकी वजह से हुआ, तो उस ड्रग का नेम लिखेंगे, उसका जेनरिक नेम लिखेंगे, ड्रॉटन दैट इज ड्रोटावेरिन। फिर मैन्युफैक्चर कौन है उसका, वॉल्टर बुशमैन। फिर उसका बैच नंबर क्या है, MHE-1109। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, 2nd मंथ 2026 में। फिर उसकी डोज कितनी जा रही थी, पेशेंट को 80 mg डोज थी पर हमने पेशेंट को 40 mg दी थी। फिर उसका रूट क्या था, IV पर ओरल जो भी है वो मेंशन करेंगे। फिर फ्रिक्वेंसी क्या दे रहे थे हम, OD दिया, स्टार्ट दिया, हमें 26/8 को दिया पेशेंट को और स्टॉप 26 को ही कर दिया। फिर किस पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया था, लाइफ फ्लैंक पेन के साथ आया था। फिर कैजुअलिटी एक्सेस करेंगे कि सर्टेन है, प्रोबेबल है, कौन सा है। नेक्स्ट इज एक्शन, क्या किया हमने टेकन किया, ड्रग का विड्रॉ किया या ड्रग को इंक्रीज किया, ड्रग रिड्यूस करी या फिर ड्रग को हमने चेंज किया या हमें नहीं पता। तो हमने इस केस में क्या करा, जब पेशेंट को रिएक्शन शो हुआ, पेशेंट को फ्लैर्स, रैश, इचिंग हुई, तो हमने ड्रग को इमीडिएटली विड्रॉ किया। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमने अब ड्रग को स्टॉप किया, जब उसको इचिंग हुई तो हमने पेशेंट को क्या दिया, हमने पेशेंट को क्या दिया, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन दिया, और हमने पेशेंट के फ्लैट्स को रिड्यूस करने के लिए टैबलेट भी दी, तो वो हम मेंशन करेंगे। तो अब उसके बाद क्या किया, जो रिपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं तो उस पर्सन का नेम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट। तो फिर उसके बाद इस डाटा को जब हम इस डाटा को हमने अपलोड कर दिया, तो अब इस डाटा को रिटर्न फॉर्म के बाद हम विजीफ्लो डाटाबेस होता है तो उस पर हम अपलोड करते हैं हर मंथली। अगर जो रिएक्शन सीरियस है
तो उसको हम विद इन 7 days हमें करना ही करना है रिपोर्ट। अगर माइल्ड है, माइनर है, तो हम विद इन 30 days भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग।